नमस्कार, मैं हूं महेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज शॉट। वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक देश और एक चुनाव, ये रिपोर्ट आ चुकी है। इस रिपोर्ट को लेकर के तमाम तरीके के सवाल आपके जहन में होंगे। तमाम लोग जानना चाह रहे हैं आखिर इस रिपोर्ट में है क्या और किस तरीके से ये रिपोर्ट लागू होगी। क्या वाकई एक साथ लोकसभा और सभी विधानसभाओं के चुनाव कराए जा सकते हैं? क्या ऐसा संभव है? और अगर ऐसा होता है तो तमाम सवाल आपके दिमाग में हैं कि जो राज्य सरकारें जिनका कार्यकाल पूरा नहीं होगा उनको क्या बर्खास्त कर दिया जाएगा? और बड़ा सवाल ये कि फिर संवैधानिक संकट पैदा हो सकता है, तो कैसे लागू होगी ये रिपोर्ट और कैसे ये चुनाव एक साथ हो पाएंगे? क्या कुछ इस रिपोर्ट में कहा गया है, कैसी रिकमेंडेशंस की गई हैं? ये रिपोर्ट काफ़ी बड़ी है, मैंने सारी रिपोर्ट पढ़ी है। ये सारी रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट का ही पार्ट है और इस रिपोर्ट को ये 376 पेजेस की रिपोर्ट है। इसमें सब कुछ बताया गया है, कैसे मीटिंग की है, किस तरीके से किन किन लोगों से मुलाकात की गई है, किनसे सलाह मशविरा किया गया है, वो तमाम चीज़ें इस रिपोर्ट में शामिल हैं। और इस रिपोर्ट में जो बड़ी बातें हैं वो मैं आज आपको बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारी इसमें प्रक्रिया है। इसमें तमाम संविधान के जो नियम हैं, उपनियम हैं, जो आर्टिकल्स हैं, वो सब बताए गए हैं। किन किन आधार पर संविधान में क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, वो सारी चीज़ें हैं। तो वो अपने अभी इस रिपोर्ट के हिसाब से अपने काम के नहीं हैं। अपने लिए तो ये जानना जरूरी है कि आखिर ये रिपोर्ट लागू कैसे होगी, और अगर लागू होगी तो क्या राज्य सरकारें बर्खास्त की जाएंगी या क्या व्यवस्था की गई है, या जब अल्पमत में हो जाती हैं सरकारें, या जब राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है तमाम वजहों से, तो क्या होगा? फिर कैसे मैनेज करेंगे कि एक साथ चुनाव? तो बहुत सारे ऐसे सवाल हैं। इन सब सवालों के जब आप इस पूरे वीडियो को देखेंगे, पूरा वीडियो आपको देखना है। अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे बिना स्किप किए तो इन सब सवालों के जवाब जो आपके दिमाग में हैं, जो अभी तक किसी न्यूज़पेपर में, टीवी में नहीं आए हैं, वो सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। बस आपको ये पूरा वीडियो देखना है। और जो लोग नए हैं उनसे मैं कहूँगा कि आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, इस चैनल को, जिससे कि आपको अच्छी रिपोर्ट्स, इसी तरीके की रिपोर्ट्स देखने को मिले। तो ये जो है, ये एक जो रिपोर्ट आई है, इसमें आप देख लीजिए। सबसे पहले ये ओरिजिनल रिपोर्ट है। रामनाथ कोविंद जी जो पूर्व राष्ट्रपति हैं, उनकी अध्यक्षता में ये रिपोर्ट बनाई गई है। इसमें अमित शाह, गुलाम नबी आज़ाद, NK सिंह, सुभाष सी कश्यप जो कि कानूनवेत्ता हैं, कानूनविद हैं, हरीश साल्वे, संजय कोठारी, अर्जुन राम मेघवाल और डॉक्टर नितिन चंद, इन लोगों की ये समिति थी जिसको वन नेशन वन इलेक्शन पर अपने रिकमेंडेशंस देनी थी। इन लोगों ने अपनी रिपोर्ट तैयार की और इस रिपोर्ट में ये जो चैप्टर्स हैं आप देखेंगे, इसमें पूरे 15 चैप्टर हैं। 15 चैप्टर में अपने जो काम के हैं, जो हमें आज समझना है, जानना है, उसमें अब देखिए, पहले में तो परिचय वगैरह दिया है, दूसरे में उच्च स्तरीय समिति का गठन, बैठकें, वो सब चीजें बताई गई हैं। परामर्श प्रक्रिया है तीसरे अध्याय में। चौथे में सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय पद्धतियां, मतलब जो दूसरे देशों में, विदेशों में किस तरीके से चुनाव हो रहे हैं, कहाँ कहाँ वन नेशन वन इलेक्शन है, वो सब कुछ इसमें बताया गया है। इसके अलावा पांचों में स्थानीय निकायों के लिए समकालिक चुनाव, जो स्थानीय निकाय, नगर निगम है, नगर पंचायतें हैं, ग्राम पंचायतें हैं, शहरों में हैं, तमाम गांव में, देहातों में, उनके चुनाव अगर एक साथ कराए जाए तो कैसे हो सकते हैं, वो सारी चीज़ इसमें बताएगी। छठा अध्याय, चुनौतियां, मुद्दे और जटिलताएं। क्या चुनौतियां हैं फिलहाल इसको लागू करने में, और जो अभी चुनाव की प्रक्रिया है उसमें क्या परेशानियां हैं, वो सब चीजें बताई गई हैं इसमें। इसके अलावा सातवें में जस्टिफाई किया गया है कि जो समकालिक का मतलब जो है एक साथ चुनाव कराना, सभी चुनाव एक साथ कराना, उसको समकालिक। तो उसमें जो औचित्य क्या है वो बताया गया है इसमें। इसके अलावा
अध्याय 8 में समकालिक चुनाव के आर्थिक और सामाजिक प्रभाव बताए गए हैं कि किस तरीके से इसमें आर्थिक प्रभाव पड़ेगा और सामाजिक प्रभाव पड़ेगा। पहले कैसे होता था, कितना पैसा खर्च होता था, किस तरीके से जीडीपी कम हो जाती थी, किस तरीके से शिक्षा व्यवस्था पर फर्क पड़ता है, कोई टीचर्स लगाए जाते हैं इसमें, सुरक्षा व्यवस्था पर क्या फर्क पड़ता था, वो सारी चीज़ें चर्चा की गई है, इसमें बताए गए हैं सारी चीज़ें। और फिर जो है कैसे कार्यान्वयन किया जाएगा, मतलब कैसे लागू की जाएगी समकालिक निर्वाचनों की जो व्यवस्था है। इसके बाद संवैधानिक और विधिक ढांचा क्या है हमारा, उन सब पे चर्चा की गई है। सिफारिश की गई है 11वें अध्याय में। तो ये हम लोग समझेंगे कि क्या सिफारिश की गई है। सबसे पहले ये समझेंगे कि इसमें सिफारिश क्या की गई है इस कमेटी के द्वारा, जिससे कि एक जो हमारे लिए, जो हम आम दर्शकों के लिए जो जरूरी चीज है वो जानना जरूरी, क्या सिफारिश की गई और कैसे ये लागू होगी। तो हम लोग सबसे पहले दूसरे अध्याय में नहीं, सबसे पहले हम लोग 11वें अध्याय पर चलेंगे और वो देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर सिफारिश की गई है। और मैं कहूँगा जो लोग नहीं पढ़ पाए हैं, इसको पढ़िए, इस रिपोर्ट को। इस रिपोर्ट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। हम अब 11वें अध्याय में आ गए हैं सीधे, जहाँ पर सिफारिशें और निष्कर्ष बताए गए हैं। इस 11वें अध्याय में जो बात की गई है, उसने कहा कि पहला जो हम उनके सामने सवाल था, विचारार्थ विषय था, वो ये था कि भारत के संविधान और अन्य कानूनी उपबंधों के अधीन विद्यमान ढांचे को ध्यान में रखते हुए लोकसभा, राज्य विधानसभाओं, नगर पालिकाओं और पंचायतों के साथ साथ निर्वाचन आयोजित करने की जांच करना और अनुशंसा करना। तो ये बताया है उन्होंने कि जो कमेटी के सामने जो पहला सवाल था वो ये था कि लोकसभा के चुनाव, विधानसभाओं के चुनाव, नगर पालिकाओं के चुनाव, पंचायतों के चुनाव कैसे एक साथ कराए जा सकते हैं। तो उसको लेकर के उन्होंने जांच पड़ताल की, सबसे बात की, और उसके बाद जो अनुशंसा की है, उस अनुशंसा में हम आ जाते हैं। जो उनके पास दूसरा सवाल था वो ये था कि किस तरीके से इनको कराया जा सकता है चुनाव। वो दूसरा जो इनके पास सवाल था वो ये था कि यदि संविधान में संशोधन राज्यों द्वारा अनुसमर्थन की अपेक्षा करते हो तो उसकी जांच और अनुशंसा करना। मतलब ये कि कमेटी के सामने जो दूसरा सवाल था कि कहाँ संविधान संशोधन करने की जरूरत पड़ेगी, कैसे संविधान संशोधन पास कैसे होंगे, वो सारी चीजें हैं। तो उसकी अनुशंसा भी यहाँ पर की गई। तो पहला जो सवाल था उनके सामने कि कैसे हो सकते हैं चुनाव, तो उसको लेकर के कमेटी ने अपनी बात कही है और उसको मैं आपको बताता हूं। कमेटी कह रही है कि लोकसभा, राज्य विधानसभा, नगर पालिका और पंचायतों के लिए एक साथ चुनाव कराने के लिए जो सिफारिश है वो सिफारिश ये है कि प्रथम चरण में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराए जाएं। पहले एक चरण में लोकसभा और सारी विधानसभाओं के चुनाव करा लिए जाएं। उसके बाद दूसरे चरण में नगर पालिकाओं, पंचायतों के चुनाव, लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा के बाद जो है नगर पालिकाओं और पंचायतों के चुनाव 100 दिनों के भीतर पूर्ण कर लिए जाएं। ये 100 दिनों के भीतर पूर्ण करने की बात कही गई है इसमें कि ये आप अगर यहाँ पर 100 दिनों के भीतर अगर इन्हें पूरा कर लेते हैं तो फिर एक अच्छी बात हो सकती है, इसको लागू किया जा सकता है। एक चरण लोकसभा और विधानसभा के चुनाव, दूसरा चरण आपको नगर पंचायत के चुनाव, नगर पालिकाओं के चुनाव अगर कराइए और उसके लिए 100 दिन के अंदर जब पहले वाले चुनाव हो जाए, यानी कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हो जाए, तो उसके 100 दिनों के अंदर ये वाले चुनाव यानी नगर पालिकाओं के चुनाव, पंचायतों के चुनाव करा लिए जाए। ये एक जो है बताया है इस कमेटी ने। और कमेटी कह रही है कि संवैधानिक संशोधन विधेयक पारित करके अनुच्छेद 324 का को शामिल करके सक्षम किया जाए, क्योंकि इसमें जो है संविधान संशोधन करना पड़ेगा।
तो अनुच्छेद 324 का को जो है इसका करना पड़ेगा संशोधन, तो उसको करा करके ये किया जा सकता है। इस उद्देश्य के लिए समिति भी अनुशंसा करती है कि कार्यान्वयन समूह का गठन किया जा सकता है, जो समिति के द्वारा की गई सिफारिशों के निष्पादन पर ध्यान देगा। तो पहला तो उन्होंने कहा कि इस तरीके से चुनाव कराए जा सकते हैं। दूसरा जो है उन्होंने सवाल जब उनके सामने था कि संविधान संशोधन राज्यों के द्वारा अनुसमर्थन की अपेक्षा करते हो तो उसकी जांच और अनुशंसा करना, कि अगर संविधान में संशोधन किए जाएं तो क्या आप बताएंगे। कमेटी ने कहा कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के आम चुनावों के साथ साथ पंचायतों और नगर पालिकाओं के साथ साथ चुनावों को सक्षम बनाने के लिए अनुच्छेद 324 का को समाविष्ट करने और एकल मतदाता सूची और एकल मतदाता फोटो पहचान पत्र को सक्षम बनाने के लिए अनुच्छेद 325 में संशोधन कराना होगा। क्या कहना है इनका? कहना यह है कि मतदाता सूची जो है अलग अलग अभी होती हैं। नगर पालिकाओं के लिए तमाम राज्य सरकारें अपनी अलग, राज्य चुनाव आयोग, दो तरीके के चुनाव आयोग हैं। एक केंद्रीय चुनाव आयोग है जिसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बोलते हैं, और स्टेट्स के अलग अलग चुनाव आयोग होते हैं। स्टेट्स के जो चुनाव आयोग होते हैं वो भी पूरी तरीके से स्वायत्त होते हैं। वो पंचायत चुनाव, नगर पालिका चुनाव के लिए अपनी अलग से वोटर लिस्ट बना सकते हैं। और यहीं पर एक पेंच आता है कि फिर एक निर्वाचन जो वोटर लिस्ट होती है वो एक बनानी पड़ेगी, और उसके लिए क्या किया जाए, तो उसके लिए संविधान में संशोधन करना होगा कि एक ही जो केंद्रीय चुनाव आयोग बनाएगा वोटर लिस्ट, वही सब जगह मान्य होगी, और उसके लिए आपको संविधान में संशोधन करना चाहिए, ये कमेटी कह रही है। तो इसके लिए अनुच्छेद 325 के तहत भारत निर्वाचन आयोग या अनुच्छेद 243T और 243YK के तहत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार की गई किसी भी अन्य मतदाता सूची को प्रतिस्थापित करेगा। तो जो वोटर लिस्ट की बात है उसके लिए कह रहे हैं कि आपको संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। कई हैं जो लिस्ट में बताऊंगा क्या क्या संविधान के संशोधन के बारे में कमेटी कह रही है, लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है जिसको लेकर के तमाम लोग असमंजस में हैं कि आखिर ये त्रिशंकु विधानसभा आ जाए, सरकार ना बन पाए, सरकार बने 1 साल 2 साल बाद गिर जाए या राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए तो क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। ये सवाल है, देखिए, त्रिशंकु सदन अविश्वास प्रस्ताव को अंगीकार करने या दल बदल या ऐसी किसी अन्य घटना के कारण साथ साथ निर्वाचनों के परिदृश्य में संभव समाधान के लिए विश्लेषण और अनुशंसा करना। क्या मतलब है? मतलब ये है कि अगर दल बदल हो जाए, टूट जाए तमाम, देखते हैं आप चुनाव होकर के कुछ और आते हैं, उसके बाद फिर अलग अलग पार्टी दल टूट जाते हैं, फिर दूसरा दल बना लेता है, कई बार गिर जाती है सरकार, वो तमाम चीजें, इन सब सवालों के जवाब आप क्या देंगे? कमेटी के सामने ये सवाल था। तो अनुशंसा क्या की है कमेटी ने? अनुशंसा की है कि समिति की अनुशंसा है कि त्रिशंकु सदन अविश्वास प्रस्ताव या ऐसी किसी स्थिति से नए सदन के गठन के लिए नए सिरे से चुनाव कराए जा सकते हैं। कमेटी कह रही है कि अगर ऐसी कोई घटना हो जाए, यानी कि अगर सरकार गिर जाए, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए या किसी भी तरीके से सरकार गिर जाती है, तो क्या किया जाए? कमेटी कह रही है कि फिर चुनाव करा लीजिए, ये सिफारिश कर रही है। अब आपके मन में होगा कि फिर चुनाव ही कराना है तो फिर एक साथ कैसे होंगे? उसका जवाब भी है। कह रहे हैं कि ऐसी स्थिति में नए लोकसभा, ये देखिए, ऐसी स्थिति में नए लोकसभा का कार्यकाल पूर्ववर्ती लोकसभा के शेष बचे हुए अवधि के लिए ही होगा। इस अवधि की समाप्ति के पश्चात सदन भंग माना जाएगा। इसी प्रकार, और ये लोकसभा में भी हो सकता है। मान लिया लोकसभा में ऐसी सरकार आ जाए, 5 साल चले ही ना, फिर क्या करेंगे? कमेटी कह रही चुनाव करा लीजिए।
अब आपके सब मन में ये भी होगा कि अरे बार बार चुनाव कराना है तो फिर अभी जैसे चल रहे हैं वैसे ही चलने दीजिए। उसका भी डाटा दिया है कि ऐसा बार बार बहुत कम हुआ है पास्ट में, और आगे भविष्य का तो पता नहीं, लेकिन पास्ट में बहुत कम हुआ है कि सरकारें बीच में मध्यावधि चुनाव कराने पड़े हों, वो इंसिडेंट बहुत कम हुए हैं। लेकिन अगर मध्यावधि चुनाव कराने पड़े तो करा लीजिए, लेकिन इसमें एक पेच है। वो कह रहे हैं कि उतने जब चुनाव होके आएंगी सरकारें, चाहे विधानसभा की हो चाहे लोकसभा की, तो वो उतने समय के लिए ही उनका कार्यकाल होगा जितना निर्धारित किया गया था जब एक साथ चुनाव हुए थे। तो सपोज करो कि अभी 2024 में लोकसभा के चुनाव हुए, अब ये 2029 तक इनका कार्यकाल रहेगा। अब बीच में मान लिया सरकार गिर जाए, 2025 में सरकार गिर जाती है, दोबारा चुनाव होंगे, तो उसका कार्यकाल एक साल कम रहेगा, 2029 तक ही रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि दोबारा चुनाव होके आएंगे तो 29 के बाद 30 तक जाएगा, ऐसा नहीं होगा। 5 साल का नहीं मिलेगा। फिर जो बची हुई अवधि है, यानी चुनाव आपने मध्यावधि करा लिए, लेकिन कार्यकाल आपका उतना ही रहेगा जहां ड्यू इलेक्शन की डेट थी, यानी जो 5 साल में होने चाहिए थे। 2024 में चुनाव हुए तो 2029 में होने चाहिए। अब 2029 तक अगर आप एक बार दो बार गिर जाए सरकारें, आपको चुनाव कराना पड़े, तो जितना कार्यकाल बचा है उतने के लिए ही वो मान्य होगा। 2029 में फिर चुनाव होगा, ये बताया है कमेटी ने, ये कहा है। ऐसे विधानसभा के चुनाव किसी भी राज्य में चाहे वो 2 बार गिर जाए सरकार, चुनाव करा लीजिए, लेकिन उसका कार्यकाल जो फिक्स है कि दोबारा कब, फिक्स टाइम में कब चुनाव होने थे उसी डेट में चुनाव होंगे। उसके पहले 1 साल के लिए अगर दोबारा चुन के आते तो 1 साल का कार्यकाल बचा है तो 1 साल के लिए वो सरकार रहेगी। तो ये बदलाव किया गया है। जो लोग कह रहे थे कि अगर चुनाव अभी जैसे हो रहा है, विधानसभा में मान लिया किसी की सरकार गिर जाती या लोकसभा में गिर जाती, फिर चुनाव होता, 5 साल के लिए हो जाता, तो खर्चा तो चुनाव कराने में उतना ही लग रहा है। लेकिन यहां पर कमेटी कह रही है कि ऐसे इंसिडेंट बहुत कम होते हैं, पास्ट में बहुत कम हुए हैं, बहुत ज्यादा नहीं हुए हैं, इसलिए ये कभी कभी ऐसे इंसिडेंट होंगे। और जब ये पता रहेगा कि कार्यकाल थोड़ा ही मिलेगा, मान लिया 3.5 साल पूरा हो गया सरकार का किसी, अब 3.5 साल बाद कोई सरकार गिर जाती है, तो जो चुन के आएगी सरकार, वो उसके लिए तो 1.5 साल ही बचेगा, क्योंकि 3.5 साल तो पहले निकल गए। फिर चुनाव में 2-3-4 महीने लग जाएंगे, वो 1 साल सत्ता में रहेगी, और फिर पार्टियां सोचेंगी इतना पैसा खर्च करना, इतना सारी चीजें करना, 1 साल के लिए सत्ता में आएंगे। तो कह रही है कमेटी कि उससे वो डिस्करेज होंगे, इस तरीके के टूट फूट दल बदल कम होंगे, सरकारें कम गिरेंगी। तो अभी भी कम गिरती हैं, लेकिन अगर ऐसा होगा जब उनको रहेगा पता कि कार्यकाल बहुत कम मिलने वाला है, तो सरकारें गिरने की जो फ्रीक्वेंसी है वो और कम हो जाएगी, इंसिडेंट्स और कम हो जाएंगे। तो ये जो एक रिकमेंडेशंस है कि आपकी जो लोकसभा का जो कार्यकाल होगा उसी के जो आखिरी कार्यकाल होगा, मतलब जो आखिरी डेट होगी 5 साल की, वहीं दोबारा फिर चुनाव होगा। तो ये एक बड़ा रिकमेंडेशन है, एक अनुशंसा जो है, और वो ये है कि प्रथम चरण में लोकसभा राज्य विधानसभाओं के साथ साथ चुनाव कराए जाए, ये मैंने बता दिया आपको। जैसे दूसरे चरण में नगर पालिका और पंचायतों के चुनाव कराए जाएं, तो ये एक अलग अलग और 100 दिन के अंदर करा लिए जाएं। तो ये एक रिकमेंडेशन की गई है। इसके अलावा त्रिशंकु सदन वाली जो अभी मैंने आपको बताया, वो नए सिरे से चुनाव कराने की बात, वो भी मैंने आपको बता दी है। अब जो एक बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 83 संसद के सदनों की अवधि, और अनुच्छेद 172 राज्य विधानमंडलों की अवधि, इसमें संशोधन करते हुए संसद में एक संविधान संशोधन विधेयक पेश करने की आवश्यकता होगी, और इस संवैधानिक संशोधन को राज्यों द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं होगी। आप समझिए क्या कह रही है कमेटी। कह रही है आर्टिकल 83 में जो आप संशोधन करेंगे और आर्टिकल 172 में जो आप संशोधन करेंगे, वो संशोधन राज्यों के पास नहीं भेजना पड़ेगा आपको,
वो सीधे केंद्र की सरकार यानी संसद में संशोधन हो सकता है। किस बात का? कि जो इनकी अवधि है वो कम करने के लिए ये यहीं पे संशोधन हो सकता है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो तमाम सरकारें हैं उनके अभी कार्यकाल पूरे नहीं होंगे, 5 साल का कार्यकाल नहीं मिलेगा। कुछ ऐसी सरकारें होंगी उनको 4 साल मिलेगा, किसी को 3 साल मिलेगा। कब? जब ये लागू की जाएगी। अभी लागू करने की बात सपोज करो कि 2029 से कमेटी कहे कि ये लागू किया जाए। अब जब 2029 से लागू करने का होगा तो फिर ये जो तमाम सरकारें हैं इनको इनको गिराना पड़ेगा। कैसे गिराओगे? वो तो कहेंगे संवैधानिक संकट खड़ा हो गया। तो उसके लिए संशोधन करना पड़ेगा कि जिसकी जो अवधि है ये संशोधन किया जाएगा कि 3 साल, 4 साल, 5 साल, 5 साल से घटा के 3 साल, कहीं 4 साल, कहीं 3.5 साल, मतलब इस डेट को जब चुनाव होगा उस डेट को कार्यकाल खत्म हो जाएगा विधानसभा का। जो भी डेट एक रखी जाएगी कि इस डेट को विधानसभा का चुनाव, जो विधानसभा का कार्यकाल है वो खत्म हो जाएगा, तभी आप एक साथ चुनाव करा पाएंगे। क्योंकि कुछ विधानसभाओं के ड्यू होंगे, कुछ विधानसभाओं के पहले होंगे। अब कोई ऐसी विधानसभाएं हैं जो 2019 में चुनाव हो गए, 2023 में चुनाव हो गए, और कुछ हैं 2024 में हो रहे हैं, कुछ हैं 2025 में होंगे। अब 2029 से पहले कुछ राज्यों के आ जाएंगे कि अब इनको चुनाव कराना, तो कह रहे हैं उनके चुनाव हो जाने दीजिए, उनके चुनाव होंगे, उनको एक्सटेंड नहीं करना है। 2029 से पहले जिन विधानसभाओं के कार्यकाल खत्म हो जाएंगे वहां पर चुनाव होंगे, लेकिन वो चुनाव अगर 1 साल बचा है तो 1 साल ही कार्यकाल होगा उनका, 1.5 साल बचा है तो 1.5 साल कार्यकाल होगा। 2029 से अगर लागू होनी है तो सभी के कार्यकाल 2029 को खत्म हो जाएंगे। विधानसभाओं में चुनाव चाहे जब हुए हों, किसी का भी कार्यकाल 2029 के बाद नहीं रहेगा, वो खत्म कर दिया जाएगा। उसी के लिए संशोधन करने की जरूरत पड़ेगी, और संशोधन में कह रहे हैं लोकसभा से ही ये संशोधन, यानी कि संसद से ही ये संशोधन हो जाएगा। राज्यों से इसमें मुहर लगवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ ऐसे संविधान संशोधन है जहां जरूरत पड़ेगी, लेकिन यहां पर जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा ये कह रहे हैं कि लोकसभा, राज्य विधानसभाओं, नगर पालिकाओं और पंचायत के निर्वाचनों के लिए मतदाताओं की पहचान करने के लिए एकल निर्वाचक नामावली, जो मैं वोटर लिस्ट की बात कर रहा था, तो वोटर लिस्ट में भी संविधान संशोधन करना पड़ेगा आर्टिकल 325 में। और उसके बाद केंद्रीय चुनाव आयोग के पास पूरे मतदाता सूची जो होगी उसी को मान्य करने की बात कही जा रही है। तो ये इस तरीके से आप इनको जो निष्कर्ष दिए हैं वो निष्कर्ष से आप समझ सकते हैं कि कमेटी ने बहुत मेहनत की है और तमाम परामर्श किए हैं, हर सवाल का जवाब देने की कोशिश की है। और एक देखिए एक कोटेशन इन्होंने स्वामी विवेकानंद का लगाया है, समाज एक ऐसा संगठन है जो प्रकृति के अपरिवर्तनीय नियम का पालन करता है और परिवर्तन विवेकपूर्ण और सतर्क परिवर्तन जनहित के लिए और वास्तव में सामाजिक व्यवस्था के संरक्षण के लिए आवश्यक है। ये कोटेशन इन्होंने अपनी बात को सही साबित करने के लिए कहा है। तो ये जो मैंने आपको बताई, अब इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि अभी आपको, जैसे कहाँ कहाँ विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जैसे लोकसभा के साथ जो चुनाव हुए और जो अभी विधानसभाओं के साथ जो चुनाव होने हैं विधानसभाओं के आगे आने वाले समय में, वो कौन कौन से हैं वो मैं आपको अभी दिखाता हूं कि किस तरीके से आप को इस रिपोर्ट में बताया गया है कि किस तरीके से आप आने वाले समय में जिन प्रदेशों में चुनाव होने हैं उनको आप देख सकते हैं। वो मैं आपको अभी दिखाता हूं, 1 मिनट। 321 पेज पे जाएंगे और 321 पेज पे इसके बारे में बताया गया है कि कहाँ कहाँ कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जहां पर आगामी राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन के लिए जो विवरण दिया गया है वो है 2024, 2025, 26, 27, 28 और 29 में तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर निर्वाचन होने हैं। तो ये देखिए पूरी सूची दी गई है। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा,
ये आपको मालूम है, ये चुनाव हो चुके हैं लोकसभा के साथ में। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के चुनाव हो चुके हैं। हरियाणा के चुनाव हो रहे हैं, जम्मू कश्मीर के चुनाव हो रहे हैं, महाराष्ट्र के चुनाव आने वाले समय में नवंबर 2024 में ड्यू हैं। हरियाणा के नवंबर में ड्यू थे, थोड़ा पहले करा दिए गए। 2025 में झारखंड, दिल्ली और बिहार के चुनाव होने हैं, जनवरी, फरवरी और नवंबर में। 2026 में पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आसाम, केरल और पुडुचेरी के चुनाव होने हैं। 26 मई में ये सारे और जून में ये सब चुनाव होने हैं। 27 में जो चुनाव होने हैं वो मणिपुर, गोवा, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और गुजरात के होने हैं। ये मार्च से लेकर के मई और दिसंबर तक होंगे। इसके बाद 2028 में हिमाचल प्रदेश, मेघालय और नागालैंड के चुनाव होने हैं 19 मार्च 2028 को। तो आप देखिए कि ये पूरे चुनाव लगातार हो ही रहे हैं। त्रिपुरा के चुनाव मार्च 28, कर्नाटक के चुनाव, तेलंगाना, मिजोरम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान 19 दिसंबर 2028 को ये चुनाव खत्म होंगे और उसके बाद फिर लोकसभा के चुनाव आ जाएंगे। तो ये बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिनके लिए जो दिक्कत आने वाली है कि अब जैसे ये राज्य हैं 2027 वाले, अब इनमें चुनाव अगर 2029 से लागू करना है तो इनमें चुनाव हो जाएंगे और इनके फिर कार्यकाल कितना मिलेगा, उसी लिए वो संशोधन करना है कि इनके जो कार्यकाल हैं वो 2029 तक खत्म, वहीं तक रहेंगे। लेकिन एक सवाल ये है, क्या ये 2029 में लागू होगी? जो रिकमेंडेशन किए गए हैं वो उसमें ये कहा गया है कि ये देखिए कि जो चुनाव लोकसभा का हो और पहला दिन हो, जब राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है, पहला दिन जब हो, जो किसी सत्र की शुरुआत होती है निर्वाचित होने के बाद, राष्ट्रपति संबोधित करते हैं, तो वो कह रहे हैं कि जो पहला दिन हो वहां पर राष्ट्रपति एक संशोधन लेके आए, एक अध्यादेश लेके आए और वो अध्यादेश इस तरीके से लागू हो कि इस डेट के बाद, एक निर्धारित तिथि कही जाए, उस निर्धारित तिथि के बाद ये कमेटी की रिपोर्ट लागू हो जाएगी, यानी वन नेशन वन इलेक्शन लागू हो जाएगा और सभी के कार्यकाल उस निर्धारित तिथि को खत्म हो जाएंगे। वो चाहे लोकसभा हो, चाहे विधानसभाएं हो, सभी के कार्यकाल उस निर्धारित तिथि को खत्म हो जाएंगे। यानी कि अभी तो ये लोकसभा की कार्रवाई, सत्र शुरू हो गए, आगे हो गया, अभी तो लागू किया नहीं जा सकता। इसका मतलब 2029 में एक साथ चुनाव नहीं होने वाले। फिर कब होंगे? 2029 में जब चुन के आएगी सरकार, लोकसभा के चुनाव हो जाएंगे, सरकार चुन के आएगी, उसके बाद राष्ट्रपति इस बात की घोषणा करेंगे कि जो संविधान संशोधन करना है वो सब तमाम चीजें, तो राष्ट्रपति पहले दिन ही ये घोषणा करेंगे कि एक निर्धारित तिथि दी जाएगी। 2029 के बाद 2034 में चुनाव होंगे, तो 2034 से जब लोकसभा का कार्यकाल पूरा होगा तब 2034 में फला तिथि को सारे विधानसभाओं के, लोकसभा के कार्यकाल खत्म हो जाएंगे और देश वन नेशन वन इलेक्शन में जाएगा। ये रिकमेंड कर रहे हैं कि एक राष्ट्रपति को ये इस तरीके का कराने के लिए कहना पड़ेगा, एक मोशन कह लीजिए, उसका अध्यादेश कह लीजिए, उसका संविधान संशोधन कह लीजिए, वो एक करना पड़ेगा। और तभी से, और यहीं से पता चलता है कि अभी 2029 में ये रिपोर्ट लागू नहीं होगी। इस रिपोर्ट को लागू करने के लिए अभी समय लगेगा, क्योंकि जब ये कह रहे हैं कि राष्ट्रपति पहले दिन उस चीज की घोषणा करें, और राष्ट्रपति अगर पहले दिन उस चीज की घोषणा करेंगे तो निश्चित तौर पर फिर उसमें समय अभी लगेगा, क्योंकि अभी तो चुनाव होके आ गए, राष्ट्रपति का अभिभाषण भी हो गया, अभी तो ऐसी कोई घोषणा हो ही नहीं है। लेकिन आने वाले समय में जिस तरीके से कहा गया है कि इसको अगर लागू करना है तो फिर आपको इस तरीके से करना पड़ेगा। तो ये एक जो हमने आपको बताया, इसी तरीके से इसमें बहुत सारी चीजें बताई गई हैं इस रिपोर्ट में
तमाम ग्राफ दिए गए हैं, तमाम और ऐसी चीज़ें बताई गई हैं जिससे कि पता चलता है कि कितना पैसा खर्च होगा, कितना जीडीपी पे इसका असर पड़ता है, वो तमाम इसमें चीज़ें बताई गई हैं। चुनाव के दौरान जीडीपी कितनी रहती है, एक साथ चुनाव कराए जाएंगे तो कितना होगा, वो तमाम चीज़ें इसमें बताने की कोशिश की गई हैं। ये सब मैप दिए गए हैं, तमाम चीज़ें बताई गई हैं कि कैसे अगर एक साथ चुनाव कराएंगे तो उसका कितना फ़ायदा है, कितना इस पे देश को फ़ायदा है, वो सारी चीज़ें जस्टिफाई करने की कोशिश की गई हैं। अलग अलग तरीके से इसमें रिपोर्ट्स हैं, तमाम चीज़ें बताई गई हैं। तो ये एक तरीके से कहा जाएगा कि इसमें काम तो बहुत कुछ किया है और तमाम दुनिया भर के कैसे कैसे कहाँ कहाँ चुनाव किस तरीके से हो रहे हैं, वो सब चीज़ें इसमें करने की कोशिश की गई हैं, पढ़ने की कोशिश की गई हैं। अब बात यह है कि जो रिकमेंडेशन किए गए हैं, वो रिकमेंडेशन जिस तरीके से किए गए हैं और जिस तरीके से बताया गया है, वो तो ऐसा लग रहा है कि ठीक ही है। इसमें कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है और इसमें कहीं कोई विशेष संवैधानिक संकट भी नहीं खड़ा होने वाला है, क्योंकि अगर एक साथ चुनाव होते हैं तो देखिए किसी कई पहलू हैं। संघीय ढांचे वगैरह की जो बात है वो कहीं इसमें विस्तार से बताया गया है और कहीं उसमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, क्योंकि आप देखिए जब शुरुआत के 4 आम चुनाव तो एक साथ ही हुए हैं, तो संघीय ढांचा तो तब भी बचा हुआ था, उसमें तो कहीं कोई आंच आई नहीं, तो अब कैसे आंच आ जाएगी। दूसरी बात, राज्यों के मुद्दे दब जाएंगे? नहीं दबेंगे। अभी भी 4 स्टेट के एक साथ चुनाव होते हैं लोकसभा के साथ में, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में देखिए सरकारें बदल गई, स्थानीय मुद्दे रहते हैं, तो उस तरीके का भी कोई नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि राज्य सरकारों के हक खत्म हो जाएंगे, वो भी नहीं है। सिर्फ वोटर लिस्ट बनाने की बात है। वोटर लिस्ट तो वो संविधान के जब बन रहा था तब भी ये चर्चा हो रही थी कि केंद्रीय वोटर लिस्ट जो है वो ज्यादा ऑथेंटिक एक तरीके से मानी जाएगी, क्योंकि केंद्रीय चुनाव में राज्य सरकार की वोटर लिस्ट को मान्यता नहीं दी गई है। विधानसभा के चुनाव में भी राज्य सरकार के जो वोटर लिस्ट है उसको मान्यता नहीं दी गई है। सिर्फ नगर निगम के चुनाव, पंचायत के चुनाव, उनमें इसका मतलब पहले से ही वो दोहम दर्जे की मानी गई है, उसकी ज्यादा ऑथेंटिसिटी मानी नहीं गई है, तो वो एक अधिकार छीनेगा। तो इसमें कहीं कोई ऐसा नहीं है कि राज्य के अधिकार छिन गए, एक बल्कि उसी का केंद्रीय चुनाव आयोग की ही टीम वो बन जाएगी, राज्य सरकार की टीम। वैसे भी जब केंद्रीय चुनाव आयोग चुनाव कराता है तो जिले के डीएम अधिकारी सब उसी तरीके से काम करते हैं, केंद्रीय चुनाव आयोग की टीम के तौर पर काम करते हैं। तो इसमें कहीं राज्य सरकार के कोई अधिकार छिन जाए ऐसा कुछ है नहीं। दूसरी चीज, दूसरा सवाल यह है कि क्या इससे आर्थिक लाभ होगा? हाँ, आर्थिक लाभ होगा। ये अलग बात है कि इसमें मशीनों के लिए बहुत पैसा खर्च होगा, इसमें मशीनों को बहुत सारी मशीनें नई लानी पड़ेंगी, वीवीपैट का इंतजाम करना पड़ेगा, क्योंकि एक साथ चुनाव होने हैं, इसलिए इस पर पैसा खर्च होगा। लेकिन जो चुनाव में जो अलग अलग चुनाव के लिए अलग अलग पैसा खर्च होता था वो पैसा बचेगा, तो उस पैसे से ये मशीनरी आ सकती है। मशीनों की भी एक एज है, बहुत समय तक नहीं चल सकती हैं। 10 से 15 साल की एक एज होती है मशीनों की, तो उतना तो वो पैसा तो बल्क में लगेगा। लेकिन इसके फायदे ये होंगे, स्कूल जो है, इस रिपोर्ट में भी कहा गया, स्कूल जो है, आर्म फोर्सेस जो है, इनको लगाई जाती है ड्यूटी, स्कूलों के टीचर्स की ड्यूटी लगाई जाती है, स्कूल बंद होते हैं, डिस्टर्ब होते हैं, एग्जाम डिस्टर्ब होते हैं जब भी चुनाव होता है, तो वो सब चीजें बचेंगी और काम करने का मौका मिलेगा सरकारों को भी, नेताओं को भी, और जो लोग हैं, जो टीचर्स हैं, उनको भी कम से कम 5 साल के लिए वो चैन से पढ़ा सकते हैं, अपने काम कर सकते हैं। बहुत डिस्टरबेंस होता है अगर देखा है तो। ये जो लागू कब होगी, मैं जो कह रहा था कि कहा गया, देखो, लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव के समकालिकता को उद्देश्य से समिति की अनुशंसा है कि भारत के राष्ट्रपति आम चुनाव के पश्चात होने वाली लोकसभा की प्रथम बैठक के दिन एक अधिसूचना के माध्यम से इस अनुच्छेद के प्रावधान को लागू कर सकते हैं, और अधिसूचना की उस तिथि को निर्धारित तिथि कहा जाएगा। यहां से आप निकाल सकते हैं कि निर्धारित तिथि राष्ट्रपति कब बनाएंगे? आम चुनाव के पश्चात होने वाली लोकसभा की प्रथम बैठक में। अब लोकसभा के चुनाव अभी तो हो गए 2024 वाले, प्रथम बैठक भी हो गई,
तो अब निर्धारित तिथि करते अगर इसके पहले तो 2029 में ये लागू हो जाता, लेकिन अब 2029 में ही मौका मिलेगा राष्ट्रपति को ये बात कहने के लिए जो कमेटी कह रही है कि राष्ट्रपति अधिसूचना के माध्यम से, तो अधिसूचना के माध्यम से ये प्रावधान लागू करना है। ठीक है, तो 2029 में जब आम चुनाव होंगे, पहली बैठक होगी, वहां पर राष्ट्रपति घोषित करेंगे कि इस निर्धारित तिथि, जो निर्धारित तिथि कही गई है, इस निर्धारित तिथि से वन नेशन वन इलेक्शन लागू हो जाएगा इस देश में। उसके बाद जिन जिन विधानसभाओं के कार्यकाल कम या ज्यादा होंगे वो उसी निर्धारित तिथि को खत्म हो जाएंगे। ये देखिए, इसमें कहा गया है निर्धारित तिथि के बाद एवं लोकसभा के पूर्ण कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व चुनाव के माध्यम से गठित होने वाली सभी राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल केवल बाद की लोकसभा के आम चुनाव तक समाप्त होने वाली अवधि के लिए ही होगा। केवल बाद की लोकसभा के आम चुनाव तक जो उनका कार्यकाल होगा, उनका सभाओं का कार्यकाल लोकसभा चुनाव के समाप्त होने की अवधि तक के लिए होगा। यानी 2034 तक सभी विधानसभाओं का कार्यकाल ऑटोमेटिकली उस घोषणा के बाद हो जाएगा और ये वन नेशन वन इलेक्शन 2034 में लागू हो सकता है अगर जो संविधान संशोधन है वो पारित हो जाए। ये जो अभी आएगा बिल, ये बिल पारित हो जाए लोकसभा में, राज्यसभा में, अगर तमाम जगहों पर विधानसभाओं में अगर कुछ चीज़ों को पारित कराना है, क्योंकि ऐसे कुछ संविधान संशोधन है जो राज्यों में भी पारित कराने पड़ेंगे, तो अगर वो पास हो जाए तो फिर ये बात हो सकता है कि 2034 में यहाँ पर चुनाव का एक साथ ये वन नेशन वन इलेक्शन का हो जाए। अब जो संविधान में संशोधन है उनकी जो अनुशंसा की गई है वो मैं आपको बताता हूँ। वो इस रिपोर्ट के 349 और 351 पेज पर है। तो हम चलते हैं 349 और 351 पेज पर। 349 पेज पर देखते हैं, 349 पेज पर ये आ गए प्रस्तावित संवैधानिक संशोधन। इनमें जो है तमाम संशोधनों के नाम बताए गए हैं। इसकी एक सारणी भी दी गई है, वो मैं सारणी खोल लेता हूं। ये है संविधान संशोधन। अनुच्छेद 83(2) लोकसभा की अवधि के बारे में बात की गई है। इसमें 5 वर्ष की अवधि को इसके पश्चात जो है 5 साल की अवधि के लिए बात की गई है। तो ये जो 5 साल की अवधि है इसके पूर्ण अवधि को निर्दिष्ट किया गया है इसमें। तो 83 में संशोधन करना पड़ेगा। 83 में लोकसभा अपने पूर्ण कार्यकाल की समाप्ति से पहले ही विघटित हो जाती है। तो उसके विघटन की तारीख से उसकी पहली बैठक के लिए नियुक्त तारीख से 5 वर्ष की अवधि के बीच की अवधि को उसकी समाप्त न हुई अवधि के रूप में निर्दिष्ट किया। ये भी एक संशोधन करना पड़ेगा। इसके अलावा अनुच्छेद 83(4) इसमें भी अनुच्छेद में करना पड़ेगा संशोधन। इसके बाद पूरी लिस्ट है, ये आप देखिए पूरी लिस्ट है। इसके बाद जो है अनुच्छेद 172 1, अनुच्छेद 172 3, अनुच्छेद 172 4, इनमें भी संशोधन करना पड़ेगा। अनुच्छेद 82 का 2, इनमें भी करना पड़ेगा। 82 का 3, ये बहुत सारी लंबी लिस्ट है जो कि अनुच्छेद 82, अनुच्छेद 324, 325 2, इसके बाद अनुच्छेद 325 3, अनुच्छेद 325 3, इसके बाद 327। फिर जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी दिल्ली का अधिनियम है उसमें भी संशोधन करने की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर के अलावा जो तमाम और केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें भी संशोधन करना पड़ेगा।
जम्मू कश्मीर का तो अभी नया संशोधन आया था 2019 में, उसमें भी संशोधन करना पड़ेगा। तो इस तरीके से पूरी एक लिस्ट बताई गई है, पूरा सजेशंस बताए गए हैं कि कैसे कैसे संशोधन करने की जरूरत पड़ेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि तमाम सवालों के जवाब वन नेशन वन इलेक्शन से रिलेटेड आपको मिल गए होंगे, कि जैसे कि पैसे की खर्च बढ़ेगा घटेगा, क्या कुछ लाभ होगा, कर्मचारी निश्चित तौर पर हमारे पास कर्मचारियों की कमी नहीं है, सारे चुनाव होते ही हैं, तो कर्मचारी एक साथ चुनाव हो सकते हैं। इसके अलावा मशीनें, निश्चित तौर पर बहुत बजट लगेगा, बहुत पैसा लगेगा, वो करना ही पड़ेगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा बड़े सवाल नहीं। निर्वाचन आयोग क्या इनको सबको एक साथ करा सकता? बिल्कुल करा सकता। अभी की क्षमता से नहीं करा सकता, वो क्षमता बढ़ानी पड़ेगी। तो कर्मचारी बढ़ाना घटाना ये सरकारों के हाथ में होता है, इसमें कहीं कोई बड़ी बात नहीं होती है। अभी 3 सदस्यीय है, उसको बढ़ा सकते हैं और बड़ा कर सकते हैं, कर्मचारी बढ़ा सकते हैं उसमें। तो वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब डिसीजन लेने की जरूरत है, इसमें कहीं कोई बड़ी बात नहीं है। निष्पक्षता की बात जरूर आती है, तो निष्पक्षता के लिए तो देखिए, या तो कोई कानून लेकर के आए, निष्पक्ष चुनाव कैसे किया जाए, या बहुत अच्छे निर्वाचन आयोग में बहुत अच्छे आदमी हों, जो अधिकारी जो खुद अपनी अकाउंटेबिलिटी समझें और उसका निराकरण करें और ऐसा लगे कि निष्पक्ष चुनाव हो रहे हैं, वो एक हो सकता है। इसके अलावा त्रिशंकु विधानसभा वाली बात वो भी हो गई कि किस तरीके से इसको टैकल किया जाएगा। इसके अलावा संशोधनों की बात है, राज्य सरकारें और संसद से संशोधन होने हैं, वो एक संवैधानिक प्रक्रिया है, वो अगर हो जाती है तो ये चुनाव वन नेशन वन इलेक्शन की बात बन जाएगी। इसके अलावा और कोई खास बड़ी बातें हैं नहीं। हाँ, अब अगर इसी में एक और रिकमेंडेशन ये हो जाती तो और बेहतर हो जाता कि राइट टू रिकॉल और अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो जाए। यानी कि जो आप वायदे करते हो, जो मैनिफेस्टो जारी करते हैं, उसको कानूनी जामा पहना दिया जाए कि मैनिफेस्टो लागू करना ही पड़ेगा, पूरा करना पड़ेगा। अगर आप पूरा नहीं करते हैं तो इसके लिए कड़े प्रावधान हो, क्या दंड हो, क्या उनको चुनाव से कुछ समय के लिए चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगा दी जाए ऐसी पार्टियों पर कि 5 साल आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। इस तरीके के कुछ कठिन प्रावधान हो और अकाउंटेबिलिटी इस तरीके की फिक्स की जाए कि अगर आप कोई निर्वाचित प्रतिनिधि अपने काम ठीक से नहीं कर रहा तो जनता उसे रिकॉल कर सकती है। अगर इस तरीके की चीजें भी इसमें जोड़ दी जाएं तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि वन नेशन वन इलेक्शन का जो असली है, जो एक कहते हैं ना कि असली रस आना उसका, यानी कि फेयर एंड फ्री इलेक्शंस जिसको कहते हैं, जो अभी तक कहीं कोई मशीनों पर आरोप लगाता है कि मशीनों में छेड़छाड़ हो गई है, कहीं अधिकारियों ने ठीक से काम नहीं किया है, पक्षपात किया, वो सारी चीजें आती हैं। तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए, अच्छे से अच्छे एडवांस टेक्नोलॉजी, इंडिपेंडेंट बॉडी हो टेक्नोलॉजी के मामले में भी, जिस तरीके से भी किया जाए इसको, वो सारी चीजें भी इसी के साथ लागू की जाए। चंदा लेने वाली बात, फंड वगैरह, ये बहुत बड़ा है कि तमाम कंपनियां फंड देती हैं, तो वो फंड भी जो है उसके लिए भी व्यवस्था की जाए। कोई अलग से निर्वाचन फंड बनाया जाए, इलेक्शन फंड बनाया जाए, जिनका पार्टियों कोई दखलंदाजी ना हो। और किसी को भी चंदा देने के लिए ये कहा जाए कि इलेक्शन फंड से ही आपको पैसा खर्च करना होगा और इलेक्शन कमीशन उसकी निगरानी करेगा। इलेक्शन कमीशन भी एक फार्मूले के तहत सबको पैसा देगा, जिससे कि एक जो कहते हैं ना कि एक समतल मैदान मिले सभी कैंडिडेट्स के लिए, मतलब लेवल प्लेइंग फील्ड मिले, वो बहुत जरूरी है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए। तो ये कुछ चीजें भी अगर इसमें लागू होती, इसमें रिकमेंड किया जाता तो और अच्छा होता वन नेशन वन इलेक्शन का। कॉन्सेप्ट के तौर पर ये ठीक है, पहले भी वन नेशन वन इलेक्शन होते थे, लेकिन तब कानूनी पाबंदियां नहीं थी। अभी कानून के दायरे में आ जाएगा कि 5 साल में एक बार ही चुनाव होंगे, अगर कहीं किसी की सरकार गिरती तो उसका चुनाव होगा और उसका कार्यकाल थोड़े समय के लिए जो उतना बचेगा आगे आने वाली तारीख तक खत्म हो जाएगा, फिर एक साथ चुनाव होंगे। तो इस तरीके से ठीक है ये व्यवस्था, इसमें कोई बड़ी खामी नहीं है, लेकिन ये भी होना चाहिए था कि अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स हो जाती। जो चंदा है, इलेक्शन का जो खर्च है, इस पर भी कुछ बेहतरीन कानून या बेहतरीन मैकेनिज्म होती तो और अच्छा होता।
आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर कोई सवाल हो तो आप कमेंट करके पूछिए, मैं कोशिश करूंगा आपके सवाल का जवाब देने के लिए। न्यूज़ शॉर्ट जिन लोगों ने पहली बार देखा उनसे मैं कहूँगा कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ये वीडियो। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।